ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है यूजीसी नेट के लिए। अभी जो एग्जाम हुआ था 2026 में, उसके सभी माइक्रो के क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक जगह कर लिए हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि विच वन इज ट्रू एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ डिमांड फॉर लेबर बाय ए परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म। यानी फर्म कैसी है? परफेक्टली कम्पिटिटिव है। तो लेबर डिमांड के लिए इक्विलिब्रियम का लेवल पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि कोई भी फर्म क्या करना चाहती है? अपने प्रॉफिट को मैक्स करना चाहती है। प्रॉफिट को मैक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी प्रॉफिट मैक्स होने के लिए एमआर एमसी के बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि हाँ होना चाहिए। अब एमसी होता क्या है? चलिए इसको देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम आउटपुट करते हैं, यहाँ लेबर लेते हैं, यहाँ प्राइस लेते हैं और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लेते हैं। आपने एक लेबर को काम पे लगाया, आउटपुट 10 का हुआ और उसको मार्केट में ले जाके बेचा गया, तो उस एक गुट की जो प्राइस है वो 2 रुपए है या 2 रुपीज है। तो टोटल रेवेन्यू 20। आपने एक और लेबर हायर किया, अब लेबर्स की संख्या 2 हो गई, आउटपुट जो हुआ वो 25 का हुआ, प्राइस अभी भी 2 रहा। अब जो टोटल रेवेन्यू वो कितना हो गया? 50 हो गया। अगर हम यहाँ से आपसे पूछे कि एक जो एडिशनल लेबर आपने हायर करके लगाया है उससे आउटपुट में इंक्रीमेंट कितना का हुआ है, तो बहुत आसानी से आप बता देंगे कि पहले 10 का हो रहा था, अब 15 एक्स्ट्रा हो गया है। तो उसी को तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बोलते हैं, यानी एमपीएल 15 है। टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना का आया? तो आप बताएंगे कि पहले 20 का था, अब 50 का हो गया, यानी 30 का आया। तो इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। वो कितना का हुआ? 30 का हुआ। वैल्यू ऑफ, अगर आपसे हम अगर पूछ लें कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, तो वैल्यू ऑफ P इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, प्राइस 2 है, एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हायर किए हैं, तो आउटपुट में इजाफा कितना का हुआ है? 15 का हुआ है। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हुआ? 30 हुआ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल जहां पे हो जाते हैं वही आपका परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म के लिए लेबर डिमांड का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर हम आपसे पूछ दें कि मार्जिनल कास्ट क्या होगा, यानी एक एडिशनल यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कास्ट कितना आया। सपोज करिए कि आप शुरू में 100 पेज दे रहे थे, अब आप 150 दे रहे हैं, 150 दे रहे हैं। तो दो लोगों को आपने काम पे लगाया, पहले लोग ने 10 का प्रोडक्शन किया, दूसरे के आने से प्रोडक्शन 25 हो गया, वेज 150 दिया जा रहा है और आउटपुट में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो बेस से यानी 10 से 15 का हुआ है, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको एमसी मिल जाएगा। यानी एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कास्ट आ रहा है वो 10 का आ रहा है। आपको पता है कि फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए एमआर एमसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एमआर इक्वल डब्ल्यू बाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। यहीं से अभी आपने ऊपर जो सॉल्व किया, ठीक है, इन टोटल वेज में आप जो भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आई है इससे आप डिवाइड कर देंगे तो एमसी निकल के आ जाएगा, इक्वेशन 1। अब आप एमआर में एमपीएल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब जानते हैं कि इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एमआर जो होता है वो पी के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 में एमआर की जगह पे आप पी भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? P इंटू एम पी एल बराबर डब्ल्यू, यानी
वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल डब्ल्यू। तो आप इक्वेशन 2 एंड 3 से हम देख रहे हैं कि MRPL इक्वल BMPL बराबर डब्ल्यू। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका। इसका एक और तरीका है, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। अब जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को आप माइनस कर देंगे तो मिलता है प्रॉफिट पाई इक्वल TR माइनस टोटल कॉस्ट। अगर आपको हम लेबर की संख्या बता दें, नंबर ऑफ लेबर बता दें और उनको दिए जाने वाला वेज बता दिया जाए तो आप टोटल कॉस्ट भी पता कर सकते हैं, यानी L इंटू डब्ल्यू। अब इसे हम L के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर देते हैं, यानी डी पाई बाई DL इक्वल DTR अपन में DL इंटू L के रिस्पेक्ट में L का डेरिवेशन 1 हो जाएगा, यानी आपके पास केवल वेज बचेगा। यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, डी पाई बाई DL इक्वल, क्या हम DTR अपन में DL को ऐसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी पाई अपन में DL इक्वल क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से रेवेन्यू में चेंज आता है तो उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू इनटू लेबर में चेंज करने से क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो इक्विलिब्रियम के केस में जो प्रॉफिट होता है यानी डी पाई बाई DL वो 0 होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, MR इंटू MPL माइनस डब्ल्यू बराबर 0। MR इंटू MPL बराबर डब्ल्यू। ये किसकी वैल्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर डब्ल्यू। और परफेक्ट कंपटीशन के केस में MRPL VMPL के बराबर ही होता है। आप ये जानते हैं क्यों, क्योंकि P जो होता है वो MR के इक्वल होता है। अगर केस मोनोप्सोनी का होता तो उस केस में P की वैल्यू MR से ज्यादा होती और उस सिचुएशन में VMPL मोर देन MRPL होता। तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन सेकेंड है वो करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट बताइए। हमारे पास कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है A इंटू के पावर अल्फा इंटू L पावर बीटा। अगर यहाँ से हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर फाइंड आउट करें तो आपको पता है कि हम Q के रिस्पेक्ट में L का डेरिवेशन कर देंगे, L के रिस्पेक्ट में Q का। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, A इंटू लेबर को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो ये के पावर अल्फा इंटू, आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल x पावर n है और x के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेशन करना है तो dy बाई dx की वैल्यू जो होती है वो nx पावर n माइनस 1 होता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी। तो आप L का करेंगे तो बीटा इंटू L पावर बीटा माइनस 1। MPL इक्वल क्या हो जाएगा, A इंटू के पावर अल्फा इंटू बीटा इंटू L पावर बीटा माइनस 1
एक काम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो Q बाई K के रूप में L बाई Q के फॉर्म में है, तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक काम करते हैं, अगर हम ऊपर L से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे L से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहने वाली है। आप कहेंगे कि हाँ ये तो बात सही है। अब क्या होगा, आपको पता है कि जब बेस इक्वल होता है तो जो पावर्स होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, और यहाँ पे पावर पहले से ही 1 छुपा हुआ है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा इंटू ए के पावर अल्फा, और जब ये 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल पावर बीटा बाई एल। ठीक है, तो एमपीएल इक्वल क्या हो जाएगा, बीटा इंटू, अब ये जो पूरी वैल्यू है आप जानते हैं कि ये किसके बराबर है, ये क्यू के बराबर है, तो क्या हो जाएगा क्यू बाई एल। ठीक इसी पैटर्न से, इसी मेथड से अगर आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पता करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो अल्फा इंटू क्यू अपन में के निकल के आएगी। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक तो ऑप्शन हो जाएगा बीटा इंटू क्यू बाई एल, बीटा इंटू क्यू बाई एल, किसके लिए, एम्पियर के लिए। एक तो ऑप्शन ये होगा, एमपीके के लिए अल्फा इंटू क्यू बाई के, अल्फा इंटू क्यू बाई के, एक ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ए और डी यानी सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स ऑल म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड्स आर कंप्लीटेड रिजल्टिंग इन इकोनॉमिकली एफिशिएंट एलोकेशन। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो भी बेनिफिशियल ट्रेड कर रहे हैं वो इस तरीके से घटित हुआ है, कंप्लीट हुआ है कि अब एलोकेशन जो है वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो गया है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये बात परेटो इफिशियंसी की चल रही है यहाँ पे, यानी परेटो ऑप्टिमलिटी की बात चल रही है। दूसरी तरफ रीजन पढ़ते हैं, रीजन में बोला जा रहा है कि इवन इफ ए ट्रेड फ्रॉम एन इफिशिएंट एलोकेशन, इनएफिशिएंट एलोकेशन मेक्स एवरीवन बेटर ऑफ, द न्यू एलोकेशन इज नॉट नेसेसरली एफिशिएंट। तो बिल्कुल ये ठीक बात बोली जा रही है। कैसे, ये इम्प्रूवमेंट की बात कही जा रही है, परेटो इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है। अगर ट्रेड हो रहा है और ट्रेड होने से पहले तो एलोकेशन इनएफिशिएंट है, अब नया ट्रेड होगा तो दो चीजें हो सकती है, हो सकती है कि वो एक ही ट्रेड बचा हुआ है जो एलोकेशन को इफिशिएंट बना दे, तो हो ये सकता है कि वो इफिशिएंट बना भी सकता है। हो ये सकता है कि अभी बहुत सारे ट्रेड बाकी हों तब जाके इफिशिएंट एलोकेशन बने। तो अगर इनएफिशिएंसी शुरुआत में ही है तो अगर आप एक ट्रेड चलेंगे, एक ट्रेड करेंगे तो उससे एलोकेशन इफिशिएंट नहीं होगा, यानी इम्प्रूवमेंट ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रीजन भी सही है, यानी ये बात किसका कर रहा है, परेटो इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परेटो इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है। ठीक, तो क्या परेटो इम्प्रूवमेंट से परेटो ऑप्टिमलिटी को आप वैलिडेट कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आप विकास लगाएंगे तो आप पाएंगे कि परेटो ऑप्टिमलिटी को परेटो इम्प्रूवमेंट वैलिडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लेन आर नहीं कर रहा है, किसको, ए को। तो यहाँ पे एक्सप्लेन के लिए बताया गया है, ये ऐसे ही बाहर ऐसे बाहर, तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन 2। आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का बैच चालू है, या आगे जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर्स हैं उनके लिए हम लोग बैच चला रहे हैं, तो आप वहां पे आके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लब गुड के बारे में हमसे पूछा गया। देखिए क्लब गुड को दिया किसने है, एम बुचानन ने। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए माफी। क्लब गुड का नेचर क्या होता है, ये नेचर में एक्सक्लूडेबल होता है और
नॉन राइवल होता है। नेचर में एक्सक्लूडिबल और नॉन राइवल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप सर्टेन पेमेंट को या कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उस गुड को कंज्यूम करने नहीं दिया जाएगा, तो उसको एक्सक्लूडिबल बोलते हैं। नॉन राइवल का मतलब है कि आपके एक यूनिट के कंजम्पशन से सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों के लिए इस पर्टिकुलर गुड की अवेलेबिलिटी में कोई कमी ना हो रही हो, तो उसको नॉन राइवल बोला जाएगा। और क्लब गुड का ये फीचर है। क्लब गुड को आर्टिफिशियली स्केयर रिसोर्सेस भी कहा जाता है। आर्टिफिशियली स्केयर रिसोर्स भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल इसमें आंसर क्या हो सकता है? देखिए, जो रेलवे होता है वो पब्लिक गुड का पार्ट होता है, तो ये ऐसे ही बाहर हो गया। डिफेंस जो है वो पब्लिक गुड का पार्ट होता है। पब्लिक गुड का पार्ट होता है। तो जिम क्या हो जाएगा? अगर जिम में आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जिम करने नहीं दिया जाएगा, और आपके जिम करने के वजह से बाकी अन्य लोगों के लिए जो जिम था वो कम नहीं हो गया, वो एज इट इज बना रहा। तो एक तो ये करेक्ट होगा। स्विमिंग पूल में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, सोसाइटी के आप बाहर के हैं, यानी एक कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, तो आपको स्विमिंग पूल में नहाने नहीं दिया जाएगा, या पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको नहाने नहीं दिया जाएगा। और आपने जैसे नहा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य लोगों के लिए स्विमिंग पूल में नहाने का जो अमाउंट है वो कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बी वाला ऑप्शन भी आपका होगा। तो बी और जो डी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे नेचुरल मोनोपोली के बारे में पूछा गया है। देखिए, नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि ऐसे फर्म्स जिनका प्रोडक्शन का जो एवरेज कास्ट होता है वो मिनिमाइज होता चलता जाता है जैसे जैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ता है। उसके पीछे दो रीजन है। एक तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, और जो दूसरा रीजन है वो इकोनॉमिक ऑफ स्कोप है। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि एवरेज कास्ट राइजेस विथ आउटपुट, जो बिल्कुल गलत बात है। नेचुरल मोनोपोली के केस में एवरेज टोटल कास्ट जो होता है वो घटता ही जाता है जैसे जैसे आउटपुट एक्सपेंड होता है। तो ये हो नहीं सकता है। रिमेन कांस्टेंट ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी बाहर हो जाएगा। एवरेज कास्ट फर्स्ट फॉल्स एंड देन राइज, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि ये हमारे पास डिमांड फंक्शन दिया है और टोटल कास्ट का फंक्शन दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट के किस मैक्सिमम लेवल पे रेवेन्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आप जानते हैं कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए जो एमआर होता है वो 0 होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसे जैसे फिक्स्ड कैपिटल के साथ साथ वेरिएबल और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, तो उस केस में शुरुआत में जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ता जाता है, और बाद में क्योंकि घटने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल पे इंस्टॉल्ड वेरिएबल जो फैक्टर है वो बढ़ता जाता है, और इसके वजह से जो उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होने लगती है। तो ऐसा तब तक फायदेमंद है जब तक जीरो नहीं आ जाता। इसका मतलब कि टोटल रेवेन्यू वहां पे जीरो हो जाएगा जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू जीरो आएगी। तो पी की वैल्यू दिया हुआ है। मान लेते हैं कि वो आउटपुट का जो मैक्सिमम लेवल है वो क्यू है। ठीक है, तो टी आर इक्वल क्या हो जाएगा? प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो टी आर इक्वल पी की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो 80 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर। एम आर यहाँ से निकालते हैं। एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इसे क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर देंगे तो डी टी आर अपन में डी क्यू इक्वल 80 माइनस 6 क्यू। मैक्सिमाइज करने के लिए 80 माइनस 6 क्यू इक्वल 0।
तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे 80 को तो निकल के आ जाएगा आपका लगभग 13.33। अब चूंकि ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है तो इसके आसपास 12 है तो हम 12 को मान लेंगे। अब Q की वैल्यू हमने 12 मान लिया है। अब चेक करते हैं प्राइस हमें अगर पता हो जाए, क्योंकि P की जो वैल्यू है वो 80 माइनस 3 Q, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस 36, यानी P की जो वैल्यू होगी वो 4 और उधर 4 44। तो TR इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास P इंटू Q, यानी 44 इंटू 12, 12 4 जा 48 8 4, 12 4 जा 48 4 552। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो C और A, यानी आंसर में हमारे पास A और C होगा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोशियन बार्गेनिंग वर्क्स व्हेन। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोस थ्योरम कहता क्या है और कोस थ्योरम होता क्या है। कोस थ्योरम यह बोलता है, कोस थ्योरम यह बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी राइट को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, प्रॉपर्टी वेल डिफाइन कर दिया जाए, वेल डिफाइन कर दिया जाए और ट्रांजैक्शन कास्ट जीरो हो जाए, साथ ही साथ जीरो हो जाए और बार्गेनिंग फ्रीली हो, बार्गेनिंग फ्रीली हो, तो उस केस में होगा क्या कि जो दोनों पार्टीज हैं वो आपस में रिसोर्सेज को इस तरीके से एडजस्ट करेंगी कि जो आउटकम निकल के आएगा वो इकोनॉमिकली इफिशिएंट आएगा, इकोनॉमिकली इफिशिएंट आएगा। तो इसमें देखते हैं, तो जो पहला ऑप्शन है राइट्स आर ट्रांसफरेबल। राइट्स आर ट्रांसफरेबल का जो मतलब है वो ये है कि आपके पास पॉल्यूशन करने का राइट है, जैसे आपकी कंपनी है और आप पॉल्यूशन कर सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ये कर रखा है कि आप इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं टैक्स वगैरह पे करके। तो आपके पास राइट हो गया कि आप पॉल्यूशन को एक्सेल करेंगे, लेकिन उससे जिनको नुकसान हो रहा है उनको भरपाई करना होगा। तो दो चीज हो सकता है, हो तो ये सकता है कि आपको उन लोगों को नुकसान के बदले कुछ पैसा देना पड़ेगा, यानी ये सारा काम प्राइवेटली हो रहा है, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही। या हो ये सकता है कि वो लोग आपको कुछ पैसे दे दें जिससे आप पॉल्यूशन को कम कर दें। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, इसी को प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफरेबल बोला जा रहा है। पार्टी इक्वली इन्फॉर्म्ड, ये एक कंडीशन बन सकता है कि दोनों पार्टीज को बार्गेनिंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो ठीक ठाक दोनों को पता होना चाहिए, बराबर पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी राइट्स लीगली एस्टेब्लिश्ड, तो ये भी करेक्ट है। रिसोर्सेस यूनिवर्सल ओन, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर सबके पास ओन करने की क्षमता हो जाएगी तो फिर वहां पे कोस थ्योरम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बार्गेनिंग दो लोगों के बीच में या दो से तीन लोगों के बीच में होगा या दो पार्टीज के बीच में होगा। तो यूनिवर्सली वाला ऑप्शन ऐसा ही गलत हो रहा है, तो डी नहीं होगा। तो जहां जहां पे डी है उसको बाहर कर दीजिए, ए होना चाहिए और सी होना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए एंड सी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कोस थ्योरम जो होता है वो एक्सटर्नलिटी की बात करता है, यानी जो एक्सटर्नलिटी इमर्ज होती है, एक्सटर्नलिटी और एसाइमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको सॉल्व किया जाता है प्रॉपर्टी राइट को वेल डिफाइन करके, ट्रांजैक्शन कास्ट को जीरो करके और
राइट्स को ट्रांसफरेबल बना के, साथ ही साथ बार्गेनिंग फ्री होनी चाहिए और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इसको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को आप जानते हैं कि एक इसका नाम और है, इसको कॉमन प्रॉपर्टी के रूप में भी जानते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका नेचर क्या होता है, इसका फीचर क्या होता है कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। नेचर में क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है और प्लस राइवल होता है। आपको ऊपर हमने बताया था कि राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है। एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा, इसके अलावा पॉस्चर हो जाएगा, फ्रेश वाटर हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ये इसका फीचर है। अब ऑप्शन पे आइए, इसको दिया किसने है, तो रॉबर्ट स्लोलो ने नहीं दिया है, हॉटलिंग ने नहीं दिया है, पार्थ दासगुप्ता ने नहीं दिया है। दिया किसने है, इसको दिया है हॉर्डिन ने, गैरेट हॉर्डिन ने इस कंसेप्ट को दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक थ्योरीज। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, बेन लिमिट्स थ्योरी, तो बेन की जो थ्योरी है वो आई है 1956 में। 1956 में बेन की जो थ्योरी है वो 1956 में आई है। एक्स की जो लॉजिकल ऑर्डरिंग है, लॉजिकल ऑर्डरिंग वो आई है आपकी 1949 में। 1949 में कार्डिनल यूटिलिटी जो थ्योरी है वो 1819 में आई है, और वालरस का जो जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो 1874 में आई है। तो आप इसको अरेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पुराना ये है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये। इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स का लॉजिकल ऑर्डरिंग है वो 1949 में आया है और बेन्स का 1956 में। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, होना क्या चाहिए, डी, सी, ए और बी। डी, सी, ए और बी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस कैन सर्वाइव ओनली अंडर। स्टिक प्रॉपर्टी रूल्स आप जैसे ही कर देंगे तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ बिहेव करने लगेगा, तो आप कॉमन रिसोर्स को ऐसे सर्वाइव या प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। टैक्सेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट कंडीशन नहीं बन सकता। नॉन एक्सक्लूजन ऐसे ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं। क्रेडिबल कमिटमेंट टू कलेक्टिव लिविंग, यानी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका, सभी लोगों का कलेक्टिव कमिटमेंट होगा तो उससे सरवाइव ज्यादा बेटर तरीके से होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये इसमें पूछा जा रहा है कि मोनोपोली पावर इज एक्सप्लेन्ड बाय। आप जानते हैं कि लर्नर ने मोनोपोली पावर दिया था, तो L इक्वल जो बताता है कि मोनोपोली की स्ट्रेंथ क्या है, तो P इक्वल क्या होता है, P माइनस MC अपॉन में P। आपको पता है कि
जो लर्नर इंडेक्स है एल की वैल्यू वो 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। यानी 0 बताता है परफेक्ट कंपटीशन को, एल बताता है परफेक्ट मोनोपोली को, यानी मोनोपोली को, थियोरेटिकली मोनोपोली की बात करता है। और 0 और 1 के बीच में ये ओलिगोपोली और मोनोपोली जैसे नेचर को या कंपटीशन को बताता है। यानी आप 0 से जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे मार्केट में मोनोपोली स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। आमतौर पे लर्नर इंडेक्स को 1 अपॉन में मॉड ई के रूप में भी लिखा जाता है। मॉड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि माइनस जो साइन होगा वो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कि वो निगेटिव होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगाया है कि वैल्यू डिफरेंस ना हो। ये भी होता है। कहाँ से आया, आप चाहे तो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि एल की जो वैल्यू होती है वो P माइनस एम सी अपान में P होता है। तो एल इक्वल, आप ये भी जानते हैं कि P की वैल्यू एआर के बराबर भी होता है। तो एआर माइनस एम सी अपान में एआर, एल इक्वल एआर इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम एम सी एम आर के बराबर होता है, एम सी एम आर के बराबर होता है। तो वहां पे आप एम आर लिख सकते हैं एआर। और आपको पता है कि जो ई की वैल्यू होती है वो ए आर अपान में ए आर माइनस एम आर होता है। ये ठीक इसका उलट है, तो हम भी इसको उलट कर देंगे, यानी ये वैल्यू एल इक्वल 1 अपान में मॉड ई आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिसोर्स अकर्स व्हेन। देखिए एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन दो वजह से होता है। एक तो मोरल हजार्ड और जो दूसरा है वो एडवर्स सिलेक्शन। मोरल हजार्ड का मतलब होता है कि सुरक्षा मिलने के बाद, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस ले लिया और उसके बाद आप ज्यादा लापरवाही और रिस्की वे में अपने बिहेव को दिखाते हैं। जैसे आपने कार का इंश्योरेंस ले लिया है तो आपका कार सिक्योर हो गया, अब आप कार को उठपटांग तरीके से आप तेज चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा उसकी भरपाई कोई दूसरा करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मोरल हजार्ड है वो नेचर में पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है। क्या है? पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है। एडवर्स सिलेक्शन का क्या मतलब होता है कि दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें से एक पार्टी को ज्यादा पता है, एक पार्टी को इंफॉर्मेशन कम पता है उस गुड या सर्विस के बारे में, तो वहां से एडवर्स सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। तो ये नेचर में क्या हुआ, ये प्री कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन चेक करिए कौन सा होगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसका कोई मतलब नहीं। नॉन राइवल, ये बकवास है। और ऑप्शन 4 जो आपका क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किंग डिमांड कर पूछा गया है ओलिगोमोली का किसने डेवलप किया है। चैम्बरलिन ने ग्रुप इक्विलिब्रियम की बात की है। बर्टेंट का ओलिगोपोली का मॉडल है। स्टिकलबर्ग का ओलिगोपोली का यानी ये प्राइस लीडरशिप की बात करता है। स्वीजी ने किंग डिमांड मॉडल को दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास और इसमें से कौन सा डिक्रीजिंग रिटर्न टू इसको स्केल को दिखाता है या प्रदर्शित करता है। तो आप जानते हैं कि जो आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल, जिसको अल्फा भी कहते हैं, अगर ये एल के पावर में है, और साथ ही साथ आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल बीटा को कहते हैं।
अगर इन दोनों की वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, आप ये जानते हैं। लेस देन 1 है तो DRS है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और इसकी वैल्यू मोर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे a इंटू के की पावर 1/4 और l की पावर, यानी पहले ऑप्शन को हम देख रहे हैं, l का पावर 1/2, यानी अगर ये अंडर रूट में है तो इसका मतलब है कि ये l का पावर 1/2 है। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए यानी 1/4 प्लस 1/2 तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3/4, यानी वैल्यू क्या निकल के आएगी? लेस देन 1 निकल के आएगी। यानी आप 3 में 4 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1 आएगी। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये किसको बताएगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लेकिन क्वेश्चन में हमें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात कर रहा है तो ये बाहर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलिए उसको देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अंडर रूट के इंटू एल पावर 3। तो इसका मतलब ये है कि k का पावर 1/2 इंटू एल पावर 3 इंटू 1/2। तो k पावर 1/2 इंटू एल पावर 3/2 तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 3/2 यानी 4/2 इक्वल टू, तो ये किसको बता रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और आपको इलास्टिसिटी बताना है जब प्राइस 5 हो। तो आपको पता है कि E इक्वल dq बाई dp इंटू p बाई q, ये क्या होता है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है, यानी q इक्वल 100 माइनस p माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ से dq बाई dp क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2p हो जाएगा। अब p की वैल्यू हमारे पास पहले से दिया हुआ है 5 है, तो यहाँ से dq बाई dp की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू मिल के आई -11। अब q की वैल्यू हम पता कर लेते हैं। q की वैल्यू क्या होगा? 100 माइनस p की वैल्यू पता है 5 माइनस p का स्क्वायर यानी 25। तो q की जो वैल्यू है वो निकल के आई हमारे पास 100 माइनस 30 यानी 70, निकल के आ गया हमारे पास 70। अब वैल्यू को पुट करते हैं। E इक्वल -11, p की वैल्यू क्या है? 5 और q की वैल्यू क्या है हमारे पास? 70, ये 14 हो गया। अब आप -11 में 14 का भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो निश्चित तौर पे ये लेस देन 1 आएगा, यानी e की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। e की जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, है ना। माइनस साइन हमें बस ये बता रहा है कि गुड्स के प्राइस और उसके क्वांटिटी डिमांड में रिलेशनशिप निगेटिव है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिक हो नहीं सकता क्योंकि मोर देन 1 होना चाहिए। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है कि
ई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जो हो नहीं सकता। इन्फिनेटिवली इलास्टिक का मतलब है कि ई की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन 15 है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।